नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल एन यूनिवर्स 22 में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे कॉन्टिन्यूस कास्टिंग प्रोसेस के बारे में, जो एक स्पेशल कास्टिंग टेक्निक है और इसको हम स्ट्रैंड कास्टिंग के नाम से भी जानते हैं। कॉन्टिन्यूस कास्टिंग का प्रयोग मोल्टन मेटल को सॉलिडिफाई करके सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट जैसे ब्लूम, स्लैब, स्क्वायर बिलेट, शीट्स इत्यादि को बनाने के लिए किया जाता है। सबसे पहले जब इस कास्टिंग का प्रयोग किया गया तो इसको स्टील के लिए ज़्यादा प्रयोग करते थे, लेकिन उसके बाद एल्यूमिनियम, कॉपर इत्यादि मटेरियल को भी बड़ी आसानी से इसमें कास्ट किया जाने लगा। कॉन्टिन्यूस कास्टिंग मेथड अगर हम बात करें कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं, सबसे पहले एसारको प्रोसेस जो कॉपर और ब्रोंज के लिए है, रेसिप्रोकेटिंग मोल्ड प्रोसेस ब्रास के लिए, विलियम्स कॉन्टिन्यूस कास्टिंग प्रोसेस स्टील के लिए, एल्कोया डायरेक्ट चिल प्रोसेस फॉर एल्यूमिनियम, हेजलेट प्रोसेस फॉर डायरेक्ट कास्टिंग ऑफ सीट। अब इसके बाद अगर हम बात करें, ये जो प्रोसेसेस हमने आपको बताई हैं, इसमें सबसे ज़्यादा जो मोस्ट कॉमनली प्रयोग की जाती है वो है एसारको प्रोसेस। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो एसारको प्रोसेस मेथड है कॉन्टिन्यूस कास्टिंग का, उसमें किस प्रकार से वर्किंग होती है, उसके एडवांटेज क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या है और एप्लीकेशन क्या है। अगर हम इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पर हमें जो कंपोनेंट नज़र आ रहे हैं उसमें सबसे पहले जो पोरिंग लैडल है, उसके बाद पोरिंग बेसिन या टंडिस है, उसके बाद अगर देखें यहाँ पर एक मोल्ड यूज़ किया गया है, एक्सरे रिसीवर है, आर्गन गैस की सप्लाई है, कूलिंग वाटर है, उसके बाद कुछ पिंच और गाइड रोल इसमें लगे हुए हैं। तो डिस्कस करते हैं कि इसमें जो वर्किंग है वो किस प्रकार से होती है। तो कॉन्टिन्यूस कास्टिंग में क्या होता है कि हम सबसे पहले मोल्टन मेटल को लेकर आते हैं होल्डिंग फर्नेस से पोरिंग लैडल की मदद से, और यहाँ पर पोरिंग लैडल में जो मोल्टन मेटल हम लेकर आए हैं उसको एक रिफ्रैक्टरी पाइप के माध्यम से एक स्पेशल वेसल में डाला जाता है, जिसको पोरिंग बेसिन भी कह सकते हैं या फिर उसको टंडिस के नाम से भी जाना जाता है। जो मोल्टन मेटल हमारा टंडिस में आएगा, अगर उसकी जो ऊपर की जो कर्व होती है उसको हम मेनिस्कस उसको बोल देते हैं, क्योंकि लिक्विड की जो अपर लेयर होती है, जो कर्व लेयर होती है, उसको मेनिस्कस बोला जाता है। तो जो मोल्टन मेटल इसमें आएगा, एक प्रकार से जो टंडिस है एक रिजर्वायर की तरह भी काम करती है, क्योंकि आवश्यकता अनुसार मोल्टन मेटल की जो जरूरत पड़ती है मोल्ड में, तो उसको हम टंडिस से उसको लिया जाता है। उसके बाद टंडिस से जो मोल्टन मेटल हमारा जाएगा वो एक पाइप के माध्यम से जाएगा मोल्ड में। अब यहाँ पर जो मोल्ड हम यूज़ करते हैं वो बेसिकली ग्रेफाइट का भी बना हो सकता है और कॉपर या फिर ब्रास का बना हो सकता है। अगर हम ग्रेफाइट से बने मोल्ड का प्रयोग करते हैं तो उस केस में हम वाटर कूलिंग की हमें ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो ग्रेफाइट होता है ये एक सेल्फ लुब्रिकेटिंग की तरह काम करता है और मोल्टन मेटल के द्वारा इसको वेट नहीं किया जाता। तो इस प्रकार से इसमें हमें वाटर कूलिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब हम ब्रास या फिर कॉपर से बने हुए मोल्ड का प्रयोग करते हैं तो उस केस में वाटर कूलिंग का प्रयोग करना अति आवश्यक हो जाता है, और साथ में ही हम एक लुब्रिकेटिंग ऑयल लगा देते हैं मोल्ड के अंदर, ताकि जो मोल्ड वाल है और जो कास्टिंग है, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ आपस में ना चिपके। साथ में फ्रिक्शन को कम करने के लिए ऐसा भी किया जाता है। और इसके अतिरिक्त जो हम लुब्रिकेटिंग ऑयल लगाते हैं मोल्ड के अंदर, वो बेसिकली हीट एक्सचेंजिंग मीडियम का भी काम करता है, और जब कास्टिंग हमारी श्रिंक हो जाती है मोल्ड वाल से तो उस टाइम की बात है। तो यहाँ जो मोल्ड हम यूज़ करते हैं, मोल्ड में मोल्टन मेटल आता है इस पाइप के माध्यम से। तो मोल्टन मेटल स्टार्टिंग में हमारा क्या है, वो मेल्टिंग कंडीशन में है, पूरी तरह से वो पिघली हुई अवस्था में है। तो मोल्टन मेटल को मोल्ड में डालने से पहले हम एक डमी बार का प्रयोग करते हैं। प्रोसेस को शुरू करने से पहले एक डमी बार का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जो मोल्ड हम इसमें यूज़ करते हैं वो दोनों सिरे से वो ओपन होता है। तो कह सकते हैं कि पूरी तरह से बॉटमलेस एक मोल्ड हम यूज़ करते हैं। तो जैसा आप देखें कि डमी स्लैब हमने यूज़ किया है, तो स्टार्टिंग में एक डमी बार हम लगा देते हैं, उसके ऊपर फिर मोल्टन मेटल आता है। तो धीरे धीरे डमी बार हमारा आगे की तरफ मूव करता रहता है इन रोल्स की माध्यम से, और उसके पीछे पीछे जो मोल्टन मेटल है वो धीरे धीरे सॉलिडिफाइड होता रहता है। अगर यहाँ पर देखें, हमारा जो मोल्टन मेटल है पूरी तरह से वो हमारा पिघली हुई अवस्था में है। उसके बाद जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा वो सॉलिडिफाई होता जाएगा।
अगर हम मोल्ड में देखें, यहाँ पर कूलिंग वाटर की अरेंजमेंट है, तो ये हमारा सबसे पहले प्राइमरी कूलिंग होता है। प्राइमरी कूलिंग, हम इसमें जो प्राइमरी कूलिंग करते हैं ताकि हमारा जो हॉट मेटल आया है वो डायरेक्टली वो यहाँ पर जैसे ही मोल्ड के कॉन्टैक्ट में आएगा वो यहाँ पर सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाए। ये हमारा प्राइमरी कूलिंग होता है, जो कूलिंग वाटर हम सर्कुलेट करते हैं मोल्ड वाल के साथ साथ। उसके बाद अगर हम देखें, यहाँ पर हमने आर्गन गैस की भी सप्लाई की जाती है, क्योंकि आर्गन एक इनर्ट गैस है और यहाँ पर ये एक इनर्ट एटमॉस्फेयर को प्रोवाइड करता है ताकि जो हमारा मोल्टन मेटल है उसको हम एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन से बचा सकें। इसके अतिरिक्त यहाँ पर देखें आप, एक्सरे रिसीवर लगाया गया है। अब जो एक्सरे रिसीवर हमने इसमें लगाया है मोल्ड के साथ, तो बेसिकली ये कंट्रोल करता है जो पोरिंग रेट होता है मोल्टन मेटल का हमारा टन डिश से। तो ये इस कह सकते हैं कि इसके रेट ऑफ फ्लो को इसको ये कंट्रोल करता है आवश्यकता अनुसार। अब उसके बाद क्या होगा कि जैसे ही हमारा मोल्टन मेटल आगे की तरफ मूव करता जाएगा वो धीरे धीरे सॉलिडिफाई होता रहेगा। अगर आप लास्ट में यहाँ पर पहुँचते हैं, आप देखेंगे कि सारा जो मोल्टन मेटल है वो हमारा सॉलिडिफाई हो गया है। तो इस स्टेट के दौरान क्या होगा कि जो मोल्टन मेटल है वो पास करेगा पिंच और गाइड रोल्स के माध्यम से, क्योंकि जब हमारा ये पिंच और गाइड रोल्स के माध्यम से हमारा जो मटेरियल है वो फ्लो करता है, तो पिंच और गाइड रोल का मेनली काम क्या होता है, जो ब्लैक कलर के रोलर आपको दिखाई दे रहे हैं ये हमारे पिंच और गाइड रोल्स हैं, और जो थोड़ा सा ग्रे, लाइट ग्रे में हमें नज़र आ रहे हैं रोलर, ये बेसिकली हमने वाटर नोजल यूज़ किए हैं। यहाँ पर भी कूलिंग की जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो कूलिंग अरेंजमेंट हमने की है इसका काम क्या होता है कि हम जो रेट ऑफ कूलिंग है उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर सकें, क्योंकि इंक्रीज रेट ऑफ सॉलिडिफिकेशन को बढ़ाने के लिए हमने फिर से सेकेंडरी कूलिंग अरेंजमेंट की है, जो हमने किसके बीच में की है, जो पिंच और गाइड रोल्स के बीच में अलग से हमने वाटर नोजल की अरेंजमेंट की है। तो उसके बाद अगर आप देखें, जो मोल्टन मेटल हमने यूज़ किया है, हमारी कंडीशन ये रहती है कि ये थोड़ा सा कि स्लैग फ्री होना चाहिए। अगर हम बात करें कि स्लैग फ्री हो, दूसरा कि जब मोल्टन मेटल को पोर किया जाता है उसकी टर्बुलेंस भी कम होनी चाहिए ताकि हमारा मोल्ड फ्रिक्शन कम हो और जो कास्टिंग हमें मिले वो बिना किसी टीयर के हमें मिले, बिना किसी डिफेक्ट के हमें मिले। तो बात की थी हमने कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वो सॉलिडिफाई हो जाता है। और जो पिंच और गाइड रोल है ये बेसिकली क्या करते हैं, जो कास्ट शेप होती है, जो शेप हमें चाहिए, शेप क्या चाहिए, ब्लूम बना सकते हैं, स्लैब बना सकते हैं, स्क्वायर बिलेट बनाई जा सकती हैं, फिर सीट बनाई जा सकती हैं, उनकी कास्ट शेप है उसको ये कंट्रोल करे, साथ में प्रॉपर अलाइनमेंट ये प्रोवाइड करे। तो जैसे ही हमारा ये जो मोल्टन मेटल था सॉलिडिफाई होके आगे मूव करता है, तो इसके एग्जिट के टाइम पे अगर आप देखें यहाँ पर एक मूविंग कटिंग टॉर्च लगा है, मतलब कि हम कास्टिंग जो हमारी तैयार हो गई है सॉलिडिफिकेशन के बाद उसको कट किया जाता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। जो लेंथ हमें चाहिए स्लैब की, जो लेंथ हमें चाहिए ब्लूम की, बिलेट की, उसकी आवश्यकता अनुसार लेंथ के अकॉर्डिंग उसकी कटिंग की जाती है। और इसके लिए हम मूवेबल ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्च का प्रयोग करते हैं। और कटिंग करने से पहले जो प्रोडक्ट हमारा बन रहा है, जो कास्टिंग हमारी तैयार हो रही है, इसको अच्छी तरह से इंस्पेक्ट भी किया जाता है कि इसमें कोई किसी प्रकार का डिफेक्ट ना हो। अगर हम बात करें कि जो मोल्ड हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, मोल्ड की जो लेंथ होती है वो 450 से 750 mm के बीच में हो सकती है, और जो मोल्ड की जो डेप्थ होती है वो 0.5 से 2 मीटर के बीच की होती है। तो कह सकते हैं कि जो लेंथ और डेप्थ ऑफ मोल्ड है वो बेसिकली डिपेंड करती है कि हमारी कास्टिंग स्पीड क्या है, और जो सेक्शन बनाना है हमें उसका साइज क्या है, उस पर ये डिपेंड करता है। तो अब बात करते हैं कॉन्टिन्यूस कास्टिंग के क्या क्या एडवांटेज हैं, क्या क्या डिसएडवांटेज है और क्या क्या इसकी एप्लीकेशन है। अगर हम एडवांटेज की बात करें, ये जो प्रोसेस है ये रोलिंग के मुकाबले, क्योंकि जब हम रोलिंग करते हैं इन गोट से और फिर हम ब्लूम, स्लैब, बिलेट या सीट्स बनाते हैं, तो उसके मुकाबले ये प्रोसेस हमारी चीपर प्रोसेस है। जो कास्टिंग सरफेस हमें मिलता है उसकी जो कास्टिंग जो सरफेस होगा वो बहुत ही बढ़िया हमें मिलता है। ग्रेन साइज और जो स्ट्रक्चर होती है कास्टिंग की, उसको हम कूलिंग रेट को कंट्रोल करके उसको नियंत्रित कर सकते हैं आवश्यकता अनुसार। और ये जो प्रोसेस होती है एक ऑटोमेटिक प्रोसेस होती है, और इसमें जो कास्टिंग हमें मिलती है उसकी जो क्वालिटी होती है वो काफ़ी इम्प्रूव्ड क्वालिटी हमें मिल जाती है। और ये एक प्रकार से 100% कास्टिंग यील्ड प्रोसेस है और हाई प्रोडक्शन रेट इसके अंदर है। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें,
इस प्रोसेस के लिए हमें लार्ज ग्राउंड स्पेस की ज़रूरत होती है, ये इसका मेन डिसएडवांटेज कह सकते हैं। ये जो प्रोसेस होती है स्मॉल स्केल प्रोडक्शन के लिए उपयुक्त नहीं है। उसके अलावा इस प्रोसेस के द्वारा सिंपल शेप को ही हम कास्ट कर सकते हैं। और जो कॉन्टीन्यूस और कैपेबल कूलिंग की हमें ज़रूरत पड़ती है जब हम स्टील की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जब स्टील की प्रोडक्ट या कास्टिंग हमें बनानी होती है, तो कॉन्टीन्यूस और कैपेबल कूलिंग अरेंजमेंट हमें करनी पड़ती है। अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो कॉन्टीन्यूस कास्टिंग प्रोसेस का प्रयोग हम कोई भी शेप जो यूनिफॉर्म सेक्शन की है, जैसे रेक्टेंगुलर हो सकती है, स्क्वायर हो सकती है, हेक्सागोनल हो सकती है, इसके अलावा वो गियर टूथिड हो सकती है, सॉलिड और होलो हो सकती है, तो उसको इसमें बनाना संभव है, आसानी से बना सकते हैं। इसमें जैसे हमने शुरुआत में ही बात की थी, ब्लूम, बिलेट, स्लैब और सीट बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बूसिंग और पंप गियर भी इसमें बनाए जा सकते हैं। कॉपर वायर बार इसमें बनाई जा सकती हैं। और जैसा हमने बात की कि स्टार्टिंग में ये जो प्रोसेस थी इसको स्टील को कास्ट करने के लिए प्रयोग किया गया था। उसके बाद इस प्रोसेस का प्रयोग ब्रास, जिंक, कॉपर के अलॉय, एल्यूमिनियम और उसके अलॉय, मैग्नीशियम और कार्बन एंड जो स्टेनलेस स्टील इत्यादि को कास्ट करने के लिए भी इस प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया स्पेशल कास्टिंग टेक्निक, कॉन्टिन्यूस कास्टिंग प्रोसेस, जिसको स्ट्रैंड कास्टिंग के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और एन यूनिवर्स 22 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।